नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस माइंड @ पे आपको स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। द सक्सेस माइंड @ से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल पे आइए, इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल की हर वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना ही होना है दोस्तों। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से प्रश्न और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, द सक्सेस माइंड @ की जो चैनल है उसमें हर सब्जेक्ट को बारीकी से उसका अध्ययन किया गया है। हर सब्जेक्ट के उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कशन किया गया है जो एग्ज़ाम टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑनलाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पे, माफ़ कीजिएगा प्यारे दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था पे भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, इंडियन पॉलिटी, उस पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी इंटरनल कमर्शियल, समझ में दोस्तों, बोरोइंग में वृद्धि हुई, देश के बाह्य ऋण यानी एक्सटर्नल डिबेट पर क्या असर पड़ेगा। बात समझे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में बढ़ोतरी हो जाए, उसमें वृद्धि हो जाए, तो देश का जो एक्सटर्नल डिबेट है उस पर क्या असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन है वृद्धि होगी, दूसरा है कमी होगी, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होगा और चौथा है वृद्धि या कमी। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो को शुरू तो मैंने कर दिया है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तैयारी सफलता की तरफ हमारा एक कदम है प्यारे दोस्तों। हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। तो इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास किया करिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में बढ़ोतरी होती है तो देश के बाहरी ऋण यानी एक्सटर्नल डिबेट पर क्या असर पड़ेगा। तो ये वृद्धि होगी प्यारे दोस्तों, क्या होगा, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है। प्रश्न क्या है कि ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा अमल में लाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, चौथा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ग्राम अनाज बैंक योजना जिस मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है उस मंत्रालय का नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है प्यारे दोस्तों। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस या फिर जापान। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस या फिर जापान। दोस्तों भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार जो है
वो कौन सा है? तो वो है प्यारे दोस्तों यूरोपियन यूनियन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही प्राथमिक घाटे को बताता है? यहाँ पे ये सही नहीं होगा दोस्तों, डबल टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सही प्राथमिक घाटे को बताता है? पहला ऑप्शन है राजस्व व्यय में से अगर हम राजस्व प्राप्ति को घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। आरबीआई के ट्रेजरी बिलों और सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान में होल्डिंग में जो शुद्ध वृद्धि का योग होता है वो प्राथमिक घाटे को बताता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि बजटी घाटे में अगर हम सरकार, बाजार उधार और ऋण को शामिल कर दें तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। या फिर वित्त घाटे में से अगर हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटे की प्राप्ति होती है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि सही प्राथमिक घाटे को कौन बताता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों अगर हम वित्त घाटे, बात समझे, अगर हम वित्तीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? पहला है M1 प्लस डाकघर बचत जमा, M1 प्लस बैंकों के पास समअवधि जमा, M1 प्लस बचत जमा प्लस डाकघर में सावधि जमा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर में दीजिए कि ये M2 क्या है, बस समझ में दोस्तों, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा M2 के बारे में सही है। तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से जो M2 के बारे में कथन सही है उसके बारे में देखना है। तो उसका सही ऑप्शन होगा कि M1 प्लस डाकघर बचत जमा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, देखिए 2 बार रिपीटेड हो रहा है आज। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 1935 में, 1949 में, 1980 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1949 में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। है दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है कौन सा बैंक है जो RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक जिसको हम SBI के नाम से जानते हैं। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम RBI के नाम से जानते हैं। चौथा है राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम SCARDB के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऐसा बैंक है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों जो बैंक RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कंट्रोल करता है वो है प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि इसमें NNP के बारे में कौन सा कथन सही है? GNP प्लस मूल्यह्रास, GNP से अगर हम मूल्यह्रास को घटा दें या फिर GNP में हम निर्यात जोड़ दें या फिर GNP से हम निर्यात घटा दें तो हमें NNP प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि NNP को प्राप्त करने का फार्मूला कौन सा है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों GNP से अगर हम मूल्यह्रास को घटा देते तो NP प्राप्त हो जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों। NNP ठीक है, ये बराबर होता है
GNP माइनस मूल ह्रास के, मूल ह्रास, बात समझाइए दोस्तों, मूल ह्रास के बराबर होता है। आगे चलते हैं। आगे की तरफ प्रश्न बढ़ने से पहले, आगे का प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। 1 लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के सॉल्व कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है, फिर उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो भी आप इस मंच से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आइए देखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1949 में, दूसरा है 1969 में, तीसरा है 1980 में, चौथा है 1955 में। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों अगर बात की जाए भारतीय स्टेट बैंक की यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो ये किया गया था 1955 में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रश्न क्या है कि भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है असम। फटाफट से उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन त्रिपुरा, डी ऑप्शन असम। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है उस स्थान का नाम है मेघालय। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अर्नस्ट और यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? ऑप्शन है 1925 में, माफ़ कीजिएगा 2025 में, 2030 में, 2040 में या फिर 2047 में। पहला ऑप्शन क्या है? 2025, दूसरा ऑप्शन है 2030, तीसरा ऑप्शन है 2040 और डी ऑप्शन है 2047। फटाफट से उत्तर दीजिए कि अर्नेस्ट एवं यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब बनेगा? दोस्तों अर्नेस्ट और यंग एक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा 2047 में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं? ऐसा कौन सा विदेशी बैंक है जिसका कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं? पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है HDFC बैंक और चौथा है IDBI बैंक। बात समझ में आई दोस्तों? ऐसा कौन सा विदेशी बैंक है जिसका कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं? आपका ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक और सी ऑप्शन है HDFC बैंक, डी ऑप्शन है IDBI। पहले दोस्तों उस विदेशी बैंक का नाम है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में स्थित हैं, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। पहले दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात की जाए कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। बात समझ में दोस्तों कब की गई थी? 1969 में, याद रखिएगा। और दो बैंकों को मिलाकर
ये बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है। पहला ऑप्शन है शेयर, बी ऑप्शन है भूमि और भवन, सी ऑप्शन है स्टॉक और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत पत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति है जो गिरवी रखी जा सकती है। फटाफट से दोस्तों उत्तर देते रहा करिए आप लोग। दोस्तों जो संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है वो है भूमि और भवन, जो कि ऑप्शन बी पे दे रहा है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन हस्तांतरण प्रणाली यानी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम कौन सी है। बात समझ में आई दोस्तों। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन हस्तांतरण प्रणाली यानी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम कौन सा है। पहला जो ए ऑप्शन है वो है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट यानी RTGS। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी NEFT। सी है वायर ट्रांसफ़र और डी ऑप्शन है मेल ट्रांसफ़र। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज़ धन हस्तांतरण प्रणाली यानी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम जो है प्यारे दोस्तों वो है वायर ट्रांसफ़र। क्या है? वायर ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्टॉक मार्केट नियामक यानी सेबी ने 331 फार्मों पर व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं जिन्हें सेल कंपनियां होने के संदेह हैं। निम्न में सेल कंपनी का गुण नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। पहला जो है वो है व्यापार और साधारण व्यापार, बी है अस्थिर उद्देश्यों के लिए गलत वित्तीय व्यापार, सी ऑप्शन है गैर कानूनी आर्थिक कार्य यानी इलीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, बौद्धिक अधिकार और संपत्ति का हनन। तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा व्यापार और साधारण व्यापार। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वित्तीय संस्थाओं की बचत और प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। दूसरा कथन क्या है कि निवेश पूंजी निर्माण का आवश्यक कारक है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं दोस्तों। पूंजी निर्माण के संदर्भ में अगर हम बात करें तो पहला कथन है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया वित्तीय संस्थाओं की बचत प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि निवेश पूंजी निर्माण का आवश्यक कारक होता है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय कौन सा है। भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे साधारण यानी सबसे आम उपाय कौन सा है। पहला है मूल्य सूचकांक, दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और चौथा है औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो भारत में मुद्रास्फीति का अनुमान लगाने का सबसे आम उपाय कौन सा है। तो सबसे आम उपाय है दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंततः किस वर्ष लागू किया गया है। पहला ऑप्शन है 1991 में, दूसरा है 1997 में, तीसरा है 2000 में और चौथा है 2007 में। फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंततः किस वर्ष लागू किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए फेमा की यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, तो इसको जिस वर्ष लागू किया गया है वो उत्तर है 2000। तो 2000 किस ऑप्शन पे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा वर्ग है
जो समावेशी विकास योजना में शामिल नहीं हैं? पहला है सीमांत किसान, दूसरा है भूमिहीन कृषि मजदूर और सी ऑप्शन है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, डी ऑप्शन है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग। तो निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा ऐसा वर्ग है जो समावेशी विकास योजना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो जनसंख्या का जो वर्ग समावेशी विकास योजना में शामिल नहीं है वो वर्ग है अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा पहले दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का जो अनुमान है वो लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सही नहीं है? बात समझिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के जो वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए कौन सा पैरामीटर नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, आराम। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पहले दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक का अनुमान लगाने के लिए जो पैरामीटर नहीं है वो है आराम। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो टी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आराम दिया हुआ है, हो सकता हो किसी एग्ज़ाम में कोई ऑप्शन में आपका बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। बस में दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के अलावा जो पैरामीटर नहीं है उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे अवकाश भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पहले दोस्तों कि भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? यानी फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस, दूसरा है यूएनडीपी, सी ऑप्शन है महबूबुल हक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक जिसके द्वारा लागू किया गया है वो है मॉरिस डी मॉरिस। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि? इसकी वजह क्या है कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है? पहला जो ऑप्शन है वो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। बी ऑप्शन की बात करें तो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। सी ऑप्शन 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। या फिर 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों भारत में निर्भरता अनुपात जो घट रहा है इसकी वजह है कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है दोस्तों सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का लोकप्रिय सूचकांक है। इसे BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर मापा जाता है? बस मानिए दोस्तों सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लोकप्रिय सूचकांक होता है। इसे BSE के में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर मापा जाता है? पहला ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 10। तो पहले दोस्तों BSE में सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों के आधार पर जो सेंसेक्स को मापा जाता है उसमें कितनी ब्लू चिप हैं आपको ये बताना है। ब्लू चिप कंपनियां कितनी हैं ये बताना है। तो इसमें ब्लू चिप कंपनियों की संख्या है दोस्तों 30। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि ट्राइसम एक कार्यक्रम है। पहला जो ऑप्शन है वो ग्रामीण विकास है, दूसरा औद्योगिक विकास है, तीसरा शहरी विकास है और चौथा है रक्षा विकास। ट्राइसम एक कार्यक्रम है। दोस्तों अगर बात की जाए ट्राइसम की तो ट्राइसम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF का गठन किया गया है। बात समझाइए दोस्तों, प्रश्न क्या है? ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF का गठन किया गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, दूसरा है नाबार्ड के द्वारा, तीसरा है कृषि मंत्रालय के द्वारा, चौथा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF, बात समझिए दोस्तों, RIDF का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी RIDF का गठन किया गया है नाबार्ड के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।